लाइट जल रहा है। अपने में करो। और मम्मी मम्मी मरने वाले हैं। अरे देखो तो देखो दुनिया। कितना डरावना लग रहा है। हाँ हनी मम्मी कितना डर लग रहा है। अकेले जाओगी डर लग रहा है। देखो हम इस जगह पे हैं, यहाँ पे समझ गए, नेहरू दिल्ली। नमस्कार, तारा मंडल में आपका स्वागत है। अरे यहाँ तो ऊपर देखो क्या चल रहा है। हाँ ऊपर देखो। बिल्कुल ऊपर नीचे दिखता है। ऊपर देखो चारों ओर देखो, चारों वो देखो। ये देखो सन भी। सूर्यास्त हो चुका यस है। साउथ एंड नॉर्थ दिखा। जैसे जैसे चारों ओर अंधेरा छा रहा है, वैसे वैसे हजारों तारे आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात्रि के सुंदर आसमान के सौंदर्य को इंसान कई सालों से देखता आ रहा है। इस वक्त रात के 9 बजे हैं। अब चांद भी साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके ऊपर के पहाड़, वादियां और समुद्र के साथ। उस चक्र के अंदर के उन तारों की ओर देखो। इस चक्र को शीत वृत्त के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ देखिए, ये है वृषभ नक्षत्र या वृषभ राशि। पास ही में दिखाई देता है उरायन यानी मृगशीर्ष, शिकारी या महाव्याध नक्षत्र। पास ही में उसका भरोसेमंद शिकारी साथी कैनिस मेजर यानी बृहलुब्धक, इसे श्वान भी कहते हैं। और वहां जो दिख रही है वो है मेष राशि। बृहलुब्धक के पास ही है कैनिस माइनर यानी कि छोटा श्वान। थोड़ी सी कल्पना शक्ति लगाकर अगर हम इन कंकालों में हाड़ मांस भर के देखें तो हमें ये संपूर्ण भाग प्राणी या योद्धाओं से भरा लगने लगेगा। अब जरा उत्तर दिशा की ओर इन तारों की लकीर की ओर देखो। ये है सप्तर्षि, भालू के आकार का दिखता है ना ये, ग्रेट बेयर, एक बड़ा भालू यानी कि सप्तर्षि मंडल। और उसके पहले 2 तारे हैं। अगर हम उसकी सीधी लकीर में उत्तर दिशा में गए तो सामने ही है ध्रुव तारा, पोलारिस या ध्रुव तारा, उर्सा माइनर या लिटिल बेयर यानी छोटे भालू नक्षत्र का हिस्सा है। सप्तर्षि की पूंछ के 3 तारों को जोड़ने वाली कमान आसमान में अगर थोड़ी आगे बढ़ाएं तो आपको मिलेगा स्वाति। हाँ हो गया। चलो उधर से निकलेंगे, चलो। आर्कटूरस या स्वाति नक्षत्र में समाविष्ट है बूटेस या भूतक का तारापुंज। ये तारे एक साथ मिलकर सिंह जैसे दिखाई देते हैं। इनको कहते हैं सिंह राशि। और उससे पहले आता है कन्या नक्षत्र या कन्या। कन्या नक्षत्र में चमकने वाली वो शानदार चीज देखी। वो एक तारा नहीं है, वो एक ग्रह है, शनि। शनि हमारे सूर्यमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और उसके आसपास है प्रकाशित चक्र, जिसे छोटे दूरबीन से भी देखा जा सकता है।
उससे भी ज्यादा बढ़िया जो मैंने देखा था कभी। मैं तो कह दूंगा मेरे घर में ऐसा लगा हुआ। वो बाबू ओ भाई देखो सेटल हमारे पास टकराने वाला है। टकराने वाला है सेटल। काजू देखो सब क्या क्यों रहे हैं? ग्रह के आसपास रहने वाले बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पत्थर और धूल से बना है। ये शनि अन्य 7 ग्रहों के साथ सूर्य के आसपास घूमता है। हमारी पृथ्वी उन्हीं 7 ग्रहों में से एक है। ये सभी हमारे सूर्यमंडल का ही हिस्सा है। हम आशा करते हैं कि आप अपने रोजमर्रा के व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा वक्त निकालकर आकाश का निरीक्षण करेंगे। और आज हमने जिन नक्षत्रों की सुंदर आकृतियां देखी, जिनसे हमारी पहचान हुई, उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो वो एक चल रहा है उधर। काजू पीछे देखो पीछे। बेटा सब देख रहा है, चुप हो जाओ। शांति से देखो। 400 वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। बड़ी ऐसा लग रहा है हमारी सीट घूम रात रही के है। उस आसमान को ऐसा लग रहा है हमारी देखकर सीट घूम रही है ना। सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य चक्कर आ रहे हैं मेरे को तो। सीट घूम रही हो। चक्कर से आ रहे हैं मेरे को तो। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा सारे तारों होगा। में से वो तारा लगा। कुछ ही समय पहले देखा? जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। ये तारे जो हैं जो दूर से चमक रहे थे अलग ही। देख लिए तो। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है
जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। ये है हबल स्पेस विश्व की कई हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रहे, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी हैं। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा जो शायद आज ये शो देख रहा हो। हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मित हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ, प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व आंतरतारकीय अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मित की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन
10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकले कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंत कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12
राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। एक साथ देखें की तरह दिखता है। सूरज, चांद और ग्रह, ऐसा आभास होता है। ठंड के दिनों में आसमान में सबसे ओरायन यानी शिकारी, आकाशीय बैल यानी कि वृष, टॉरस। ऐसे लगता है कि ये बैल रोहिणी यानी कि एल्डनबरन इस बैल की दूसरी ओर हमें व्याल यानी कि सीरियस यानी डॉग स्टार के साथ, और वहां ऊपर है पपी डॉग, कैनिस माइनर, जो अपने चमकने वाले तारे प्रोसियन के साथ है। प्राचीन काल में मानव जंगली जानवरों के साथ रहते और उन्हीं को आसमान में देखते थे, जैसे कि भालू। तो वहां है बड़ा भालू, सप्तर्षि या अर्सा मेजर, और नजदीक है छोटा भालू, ध्रुव मत्स्य या अर्सा माइनर। जैसे कि हम देख रहे हैं, बड़े भालू के शरीर से दो तारे सीधे छोटे भालू की पूंछ की ओर निशाना बनाए हुए हैं, जो है ध्रुव तारा यानी कि पोलरिस। उसी के ठीक ऊपर हमें दिख रहा है लोकप्रिय राशि नक्षत्र लियो यानी कि सिंह। उसके आगे के पंजे के पास है एक चमकीला तारा मघा यानी रेगुलस। ये दरअसल 4 तारे हैं और पूंछ के नजदीक है डेनेबोला, जो एक जवान तारा है। दक्षिणी आसमान में हम देख सकते हैं एक प्राचीन जहाज को, नौका मंडल को, जो है आर्गो। हमने इस जहाज को 3 नक्षत्रों में बांट दिया है। इस प्राचीन जहाज के पाल को कहते हैं वेला, इसका पिछला हिस्सा पपीज और नौतल को कहते हैं करीना। करीना का अगस्ती यानी कैनोपस इस आसमान का दूसरा चमकीला तारा है। अगस्ती का उपयोग नौका परिवहन में दिशा दर्शक के रूप में किया जाता है। दक्षिण में एक और नक्षत्र है जिसका उपयोग भी नौका परिवहन में होता है। वो ये है जो 4 तारों से बनता है और आकार में एक क्रूस जैसा है। ये है दक्षिणी क्रूस यानी त्रिशंकु या क्रक्स। त्रिशंकु घेर रहा है एक सबसे बड़ा नक्षत्र नर्तुरंग यानी सेंटोरस को। लोगों को लगता था ये तारे एक सेंटोर के आकार में हैं, जो आधा मानव आधा घोड़ा था। नर्तुरंग के पिछले खुर में आसमान का तीसरा चमकीला तारा अल्फा सेंटोरी है, जिसके नजदीक है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमारे लिए रात के आसमान का सबसे नजदीकी तारा है। यहाँ द्वारा नक्षत्र में बूटीज द हर्ड्समैन में हमें दिखता है स्वाति तारा यानी आर्कटुरस, जो चौथा चमकीला तारा है। आसमान का 5वां चमकीला तारा पूरब की ओर से उदय होते हुए दिखता है। ये है अभिजीत यानी वेगा, जिसका खगोल विद्या विशारदों ने सूरज से भी ज्यादा अभ्यास किया है। अन्य 2 चमकीले तारे डेनेब ऑफ सिग्नस और एल्टेयर ऑफ एक्विला के साथ वेगा एक लोकप्रिय त्रिकोण का आकार धारण करता है, जिसे समर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका हर मई में उदय होता है, जो ग्रीष्म ऋतु के आगमन की सूचना देता है। किसी भी समय आसमान की ओर नजर करते हुए हम अपनी आंखों से देखते हैं लगभग 3000 तारे, जिनमें से कुछ ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ फीके, और कुछ को तो हम देख ही नहीं पाते। हमारी आकाशगंगा में मौजूद 4000 लाख से भी ज्यादा तारों का ये एक छोटा सा हिस्सा है। विश्व की विशालता को व्यक्त करने के लिए हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इस शब्द का प्रयोग करते हैं।
मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितना अंतर काटता है वो। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के केंद्र से 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमेडा हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली देख हुई रही हूँ, बस हैं। बनती जा रही नॉर्मली। मेरे में तो स्पेस ही नहीं है। ठीक है। हमने हजारों वर्षों तक विश्व का निरीक्षण करके उसे समझने की कोशिश की है। कहाँ देख रही हो? देखो तो अभी देखो। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। अभी बना लिया। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है? कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। कुछ खगोल वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगह होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। आप क्या पकड़ना? जीव वैज्ञानिक और आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। मम्मी क्या होगा? है क्या? ऐसा एस्ट्रोनॉट जब डायनासोर खत्म हुए थे ना, ऐसा कुछ नजदीकी तारों आके का गिरा था नाश पृथ्वी में, होगा, तभी खत्म तो हुए थे। कुछ नए तो तारे ऐसा जन्म ले दोबारा से सकते हैं। हो सकता है। मतलब आ रहा ही है ऐसा। अब डायनासोर तो है नहीं, अब जरूरी नहीं डायनासोर अरबों खत्म। वर्षों के बाद इंसान ही खत्म हो गए। सूरज भी एक महाकाय लाल हाँ, गोले में प्रसारित revolution हो होता ही सकता रहता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। क्या था ये? अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है। वो रुक सकता है और वो डह भी सकता है। पर इस सिद्धांत पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं और इसका कारण है खगोल वैज्ञानिकों की हाल ही में लगाई डार्क ऊर्जा या डार्क मैटर की खोज। वो डार्क मैटर क्या है, इसके बारे में हमें सही जानकारी तो नहीं है, पर हम इतना जानते हैं कि विश्व का बड़ा हिस्सा इनसे बनता है और ये सब करती है कि विश्व केवल आकार में नहीं बढ़ रहा, बल्कि उसकी गति भी तेज हो रही है। जैसे ही एक महान रहस्य सुलझता है, दूसरा सामने आ जाता है। विज्ञान की यही तो सुंदरता है। मजा आया काजू, मजा आया। मजा नहीं, काजू ध्यान से देखा ही नहीं इसने। मंगू लगी, कैसा लगा? हाँ, कैसा लगा शो? बढ़िया। मजा आया।